झी 24 तास एक पाऊल पुढे. ये हाल है मित्रों, मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है. अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है. मित्रों, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है. यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था. और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है. अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता. मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है. और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा. ये मेरा विश्वास है. मित्रों, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है. जब तक और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है. और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं. कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है. उसे कुछ कम मंजूर नहीं होता है. जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए. वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी. पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे. लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट्स बनना शुरू हुआ, आप इतिहास देख लीजिए. जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया. मित्रों, धारा 356 का दुरुपयोग किया. उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कब्जाई हो रही है, जरा ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को शाम राम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई फीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा. उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए? सरकारों को चलने नहीं दिया. राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए. वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है. मित्रों, जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे. यही कारनामे उनके चलते रहे. और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कंटिन्यू हो गया है, तो तीसरा उपाय उठाया है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो. अब देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने उस पर सीबीआई छोड़ी ना हो. मित्रों, क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं.
उनका लोकतंत्र पे कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को संभार के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती है। संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोड़ना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है। हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की, वैसा एक एनएसी बिठा दिया। एक प्रकार से पिछले 50 साल से जो संस्था कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को एक प्रकार से नाम मात्र की बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एनएसी बिठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और वो उसके चेयरपर्सन कौन? तो मैडम। तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी भाई? इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत थी? इतने अरबों खरबों रुपये देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? और एनएसी भी कैसा? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सीधा सवाल करते हुए अभी भाषण में कहा था उनको, रूबरू में वो हाजिर थे। मैंने कहा साहब मुझे बताइए, आप कहते हैं माओवाद खत्म होना चाहिए, आपके भाषण में उल्लेख किया है। माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है आपने कहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर आज रक्त रंजीन होता जा रहा है। ये रक्त रंजित हो रहा रेड कॉरिडोर आए दिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। भले भोले निर्दोष नौजवान हाथ में बंदूक उठाने का शौक जग रहा है, तो पूरे हाउस में सन्नाटा हो गया। और मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप, और भाइयों बहनों ये गंभीरता से सुनिए और हर गांव गली में बात पहुंचाइए। मैंने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा पूछा, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी नेशनल एडवाइजर काउंसिल जो है मैडम सोनिया जी जिसके अध्यक्षा हैं, उस एक एनआईसी के मेंबर, एनएसी के मेंबर, उसका एक एनजीओ चलता है, उस एनजीओ की एक अध्यक्षा माओवादी गतिविधियों के कारण जेल में थी और एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था, आपको याद होगा। उस कलेक्टर को किडनैप किया गया था, उसके बदले में जिन लोगों को छोड़ने की मांग की गई थी, उसमें ये आपके प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई मैडम सोनिया जी के एनएसी के मेंबर के एनजीओ की अध्यक्षा थी। अगर उस अध्यक्षा जो इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है और वो एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति एनएसी में बैठा हो, तो आप कैसे देश को भरोसा दोगे कि आप माओवाद के खिलाफ लड़ना चाहते? ये संभव है क्या मित्रों? अरे जो पाप कर रहे हैं उन पापियों के साथीदार को अगर आप बगल में बिठाओगे तो पाप नष्ट होने की संभावना है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।